नमस्कार, मैं डॉक्टर बलराम शर्मा हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोगों को ये जो मौका मिला है उसके लिए जैसे कभी बात हुई डॉक्टर आराधना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए हम सभी को, मुझे भी, गौरव को और आप सभी को, कि आज हम लोग इस मंच पर मिल सके, उपस्थित हुए और आपस में हम लोग डिस्कस भी कर पाए। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है कि हार्मोन्स और जो हमारी गठिया की कई बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि डॉक्टर गौरव ने भी आपको थोड़ा बताया। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप में से कई पेशेंट्स अभी होंगे यहाँ पर, साथ में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के भी कई पेशेंट्स होंगे। तो वो मेरा चूँकि विषय नहीं है तो मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये बताने की सामान्य भाषा में प्रयास करूँ कि हार्मोन्स का और इन बीमारियों के बीच में क्या संबंध है। क्योंकि अभी तक हम लोग मानते हैं कि ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं और इनके बारे में कई सारी चीज़ें हम लोग सुनते समझते आए हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर्स ने भी बताया होगा, आपने भी कभी कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन हार्मोन, अगर आप में से कितने लोग हैं जो हार्मोन शब्द से वाकिफ़ हैं, तो जानते हैं कि हार्मोन क्या है। मेरी स्लाइड्स को आप एक बार रन करें। हार्मोन शब्द से वाकिफ़ हैं आप लोग? हार्मोन की बीमारियों से कुछ वास्ता आपको, जैसे थायराइड की डिजीज़ आपको पता होगा, वो एक हार्मोन की बीमारी है। डायबिटीज़ है, वो एक हार्मोन की बीमारी है। माहवारी में अनियमितता है, वो हार्मोन की बीमारी है। कई बार बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है, वो हार्मोन की बीमारी है। तो ऐसी बहुत सारी हार्मोन्स की बीमारियां हैं। तो हार्मोन एक हमारे शरीर में निकलने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी एक ग्रंथि से या ग्लैंड से निकलते हैं और फिर वो ब्लड में चले जाते हैं और पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। अब हमारा जो सिस्टम है वो बॉडी में इस तरीके से बनाया गया है कि अगर हमारे हार्मोन्स एक सर्टेन लेवल के बीच में रहते हैं, एक नॉर्मल रेंज में रहते हैं, तो वो उनके लिए जो बनी है जिसके लिए वो उसका प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर उनका लेवल बदल जाता है, कभी कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो वो कई तरीके की गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। तो आज चूँकि हम लोग हार्मोन क्या क्या बीमारी कर सकते हैं उसके विषय में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्मोन का हमारी जो गठिया वाली बीमारियां हैं उनके साथ में क्या संबंध है। थोड़ा सा मेरे को कुछ कन्फ्यूज़न रहा, मुझे लगा डॉक्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन है तो मैंने प्रेजेंटेशन बेसिकली डॉक्टर बेस्ड बनाया, लेकिन यहाँ आके समझ में आया कि चलो पेशेंट बेस्ड है, बट स्टिल हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। स्लाइड चेंजिंग का वो होगा मेरे पास ऑप्शन? ओके। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोगों ने, आप में से बहुत सारी महिलाओं को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, बहुत सारे पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या निश्चित तौर पे ज़्यादा है। और हम लोग ये हमारे पेशेंट्स में भी देखते हैं कि जितनी भी गठिया से संबंधित बीमारियाँ हैं या ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं, जो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं मेडिकल भाषा में, तो वो किस तरीके से इन बीमारियों को करती है और हार्मोन्स का उसमें क्या रोल हो सकता है, आज हम लोग इसके बारे में समझने की सामान्य भाषा में कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, जानकारों में भी देखा होगा, और आप में से बहुत सारे लोग या उनके परिवारजन इन बीमारियों से ग्रसित है कि महिलाओं की तादाद निश्चित तौर पर इस बीमारी में ज़्यादा है। अगर हम लोग गठिया की बात करें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो महिलाओं की तादाद ज़्यादा होती है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो पुरुष थोड़े से ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण बेसिकली हार्मोन्स ही हैं कि हार्मोन्स की जो लेवल हैं वो डिफरेंट अगर हैं तो वो आपको इस बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन बना देंगे, आपको आपकी रिस्क बढ़ जाएगी इन बीमारियों को होने के लिए। अब हार्मोन्स हमारे कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं कि कई पुरुषों के हार्मोन होते हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग शुरुआत में बच्चे होते हैं, फिर बाद में हमारी प्यूबर्टी आती है, जो युवावस्था की दहलीज पे हम लोग कदम रखते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। लड़कियां, महिलाओं, जो छोटी बच्ची होती हैं वो महिलाओं की तरफ विकसित होती हैं, तो उनके शरीर में जो विकास के बदलाव आते हैं, माहवारी शुरू होती है, शरीर में बदलाव आते हैं, आवाज़ उनकी टिपिकल लेडीज़ जैसी हो जाती है। जबकि जो लड़के होते हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो दोनों एक जैसे होते हैं, उनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है, शरीर भी एक जैसा होता है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी आती है तो उन हार्मोन्स का ही कमाल है कि वो पुरुष के जैसे बनते जाते हैं, उनकी आवाज़ बदल जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, उनके शरीर में कई तरीके के बदलाव आ जाते हैं, जिससे वो एक वयस्क पुरुष या वयस्क महिला में बदल जाता है। तो
तो ये हार्मोन का ही कमाल है कि हम लोग जो छोटे बच्चे जो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, वो बाद में महिला और पुरुष में इतना स्ट्राइकिंग डिफरेंस हो जाता है, मतलब बिल्कुल क्लियर कट हम लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं। महिलाओं को मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, जबकि पुरुषों को दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है। पुरुष पिता बनने के लायक हो जाते हैं, महिलाएं माँ बनने के लायक हो जाती हैं। तो ये जो सारा कमाल है, ये जो सारा डिफरेंशिएशन है, ये बेसिकली हार्मोन्स का ही कमाल है। तो हार्मोन हमारे शरीर में निकलने वाले वो केमिकल्स हैं जो ये सारे बदलाव लाते हैं। अब वो कौन कौन से हार्मोन हैं? तो जो महिलाओं के हार्मोन होते हैं, उसको जो सबसे प्रमुख हार्मोन है उसको कहते हैं हम लोग ईस्ट्रोजन। साथ में एक और हार्मोन होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन्स हैं जो जैसे महिलाओं में जो जननांगों का विकास है, या यूट्रस जो गर्भाशय का विकास है, या जो माहवारी जो आपको रेगुलर हर महीने के महीने में माहवारी आती है, तो कौन डिसाइड कर रहा है उसको हर महीने इतने दिन पे ही माहवारी आएगी? तो वो ये हार्मोन्स ही हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो आपको ये डिसाइड करते हैं कि आपको कब कौन से टाइम पे माहवारी आएगी। जब इनमें गड़बड़ होने लगती है तो ये कई तरीके की बीमारियों को लेके जाते हैं, जिसमें माहवारी की अनियमितता, जैसे मैंने अभी बताया आपको, या इन गठिया जैसी बीमारियों के लिए भी ये जिम्मेदार हो सकते हैं। तो वही आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं के हार्मोन होते हैं, जबकि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या कुछ और भी हार्मोन होते हैं जैसे डियाज वगैरह, जो अभी हम बात करेंगे, ये पुरुषों के हार्मोन होते हैं। तो जो महिलाओं के हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये मुख्य हार्मोन है। साथ में एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन भी होता है, जो जब माँ बनती है महिला तो उसके दूध आने लग जाता है। तो उससे पहले उसको पूरी उम्र में दूध का कोई नहीं होता। लड़की होती है, बड़ी भी हो जाती है, वयस्क महिला भी बन जाती है, लेकिन अभी उसको बच्चा अगर नहीं हुआ है तो उसके दूध नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो माँ बनेगी उसके अगले दिन से उसके दूध आने शुरू हो जाता है। तो ये जो बदलाव है कहाँ से आता है? अगेन ये हार्मोन से आता है। तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये हार्मोन वो कमाल की चीज़ें हैं जो शरीर में आने वाले सारे बदलावों के लिए जिम्मेदार हैं। चुपचाप से अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। आप में से शायद किसी ने सोचा भी होगा, कई बार लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ऊपर वाले ने कर रखा है ऐसा हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जो माध्यम दिया है वो ये हार्मोन ही है, जिनके माध्यम से ये सारे बदलाव आते हैं। तो महिलाओं के हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। पुरुषों के हार्मोन मेनली एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन होता है या डिया होता है। तो ये बेसिकली वो हार्मोन्स हैं जो हमारा ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे गठिया टाइप की जो बीमारियां हैं, उन पर ये अपना प्रभाव डाल सकते हैं। और हार्मोन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कुछ शरीर की या उम्र की ऐसी अवस्थाएं हैं जब हार्मोन्स में बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव आते हैं, उनके लेवल्स में बहुत डिफरेंस आते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी। तो जब बचपन से हम लोग जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं तो प्यूबर्टी कहते हैं उसको हम लोग, उस टाइम हार्मोन्स में बहुत चेंज आता है। दूसरा जैसे कि प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि महिलाओं के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है वो भी हम बात करेंगे। एक होता है मीनोपॉज, मतलब रजोनिवृत्ति। जब महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो जाता है तो ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये शरीर से ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो उस महिला का जो उसका अच्छे से पीरियड आता था, वो एक महिला जैसी रहती थी, वो अब बुजुर्ग महिला में बदल जाती है, उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, रजोनिवृत्ति हो जाती है, उसमें कई तरीके के बदलाव आ जाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर गौरव बता रहे थे कि भाई हड्डियों की कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो वो कमजोरी क्यों शुरू होती है? पहले तो कमजोरी नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लग गया तो शरीर में कमजोरी आने लग गई। तो वो भी उसके कारण हो सकते हैं। तो हम लोग हार्मोन और जो हमारी जो बॉन्स हैं, या जो हमारा जो एक स्केलेटन सिस्टम है, या हमारा जो ऑटोइम्यून सिस्टम है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है उसको हम लोग जानने की आज कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारी इस बीमारी की एपिडेमियोलॉजी मतलब किस तरीके से बीमारी होती है, कितनी बीमारी होती है, कितने लोगों में होती है। और ये इनको कहते हैं हम लोग इम्यूनो मॉड्यूलेटर। इम्यूनिटी है उसको मॉड्यूलेट करने वाले, मतलब उसको प्रभावित करने वाले जो केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर जो निकल रहे हैं उनको हार्मोन्स कह रहे हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं, आपकी बीमारी के होने की रिस्क को बढ़ा देते हैं, कई बार आपकी उसकी गंभीरता को बढ़ा सकते हैं। और हमारे जो पुरुष और महिलाओं में जो अंतर है कि भाई महिलाएं ही ज़्यादा होती हैं, जैसे कई बार आपने के मन में भी सवाल आया था यार पुरुषों को क्यों कम होती है बीमारी, महिलाओं को ही ज़्यादा क्यों होती है बीमारी। तो इसके पीछे कारण भी ये ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस है। ये कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो गठिया की बात कर रहे हैं, जिसके एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो महिलाओं में प्रमुखता से होती है। करीबन 3 और 1 का इनमें रेशो रहता है, या जो प्रोपोर्शन रहता है। अगर 3 महिलाओं को बीमारी हो रही है तो 1 पुरुष को होगी, मतलब महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और कब ज़्यादा होती है? होने को कोई भी उम्र इससे प्रभावित हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई उम्र आपको प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन नॉर्मली ये
एक कुछ सर्टेन टाइम है, जैसे कि मीनोपॉज, जैसे कि रजोनिवृत्ति, जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स हमारे कम हो गए, बंद हो गए, तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये क्या कहता है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। कभी कभी ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, कभी कभी इनका लेवल अगर चेंजेस हो रहा है तो ये रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो रजोनिवृत्ति के समय पे हम जानते हैं कि ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये घट जाता है, ये इसका लेवल कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। तो एक तो वो टाइम है जब आपको ये गठिया और ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा एक और बीमारी जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो पीठ में हमारे जो जड़ता आ जाती है या जो हमारी पीठ बिल्कुल मुड़ती नहीं है और उसमें जो सूजन आ जाती है, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो बेसिकली मेल्स में ज़्यादा होती है। तो ऐसे भी कई रिपोर्ट्स हैं कि उसके लिए शायद मेल हार्मोन भी जिम्मेदार हो सकता है। तो वहाँ पर फीमेल हार्मोन का रोल हो सकता है, गठिया जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जबकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मेल हार्मोन का रोल हो सकता है। और यहाँ पर ये रेशो लगभग उल्टा है, मतलब वहाँ पर फीमेल को ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर मेल्स को ज़्यादा हो रहा था। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन है, जहाँ पर हमारा जो वातावरण है उसके कई सारे फैक्टर, हमारे जो जीन्स हम लोग माता पिता से लेके आए हैं, मतलब हमारा जो जेनेटिक कोड है, और साथ में हमारे जो हार्मोन्स हैं, ये सब मिलजुल कर हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, हमारे जोड़ों को प्रभावित करते हैं, जोड़ों की जो लेयर होती है जिसको साइनोवियम कहते हैं हम लोग, उसको प्रभावित करते हैं और अल्टीमेटली वो बीमारी करते हैं। हालांकि जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो सबसे स्ट्रांग होता है, एक HLA करके जीन होता है, तो वो ये सब बीमारियों को करता है, लेकिन उसके डिटेल में आज हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसको हम लोग एक टिपिकल कहते हैं कि हार्मोन का और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यूनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों का जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। और ये अल्टीमेटली आपको जो बीमारी करने वाले या सूजन करने वाले या बीमारी को बढ़ाने वाले कुछ और केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग साइटोकाइंस कहते हैं। कई तरीके के साइटोकाइन होते हैं जो सूजन पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं, आपके जो रिजिडनेस स्टिफनेस आ जाती है वो पैदा करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको प्रभावित करते हैं और वो अल्टीमेटली बीमारी को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से इनका एक इंट्रैक्शन है। और ये जो हमारा इम्यून जो सेल है, मतलब हार्मोन तो इम्यून सेल्स को प्रभावित कर रहा है, साइटोकाइन को प्रभावित कर रहा है, जबकि जो साइटोकाइन और इम्यून सेल हैं वो हमारे हार्मोन निकालने वाले जो अंग हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, अगर आपने कभी सुना हो नाम, मास्टर ग्लैंड हम लोग कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, और भी कई ग्लैंड्स हैं जैसे कि थायराइड की ग्लैंड, पैराथायराइड की ग्लैंड, एड्रिनल की ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, और हमारी जो जननांगों की होती हैं, जैसे पुरुषों में जो टेस्टिस होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनमें ओवरीज होती हैं, तो इन पे भी उनका प्रभाव होता है। तो मतलब वो इस पर प्रभाव डाल रहा है, वो इस पर प्रभाव डाल रहा है, दोनों मिलके एक ऐसे लेवल पर जाके पहुंचते हैं कि अगर जब कभी भी ये लेवल गड़बड़ होने लगता है या डिस्टर्ब होने लगता है, उनका जो सिंक्रोनाइज्ड मैनर है वो डिस्टर्ब होने लगेगा, तो ये बीमारी करने लग जाता है। अब ये जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ऊपर हमारा जो पिट्यूटरी है या हमारा ब्रेन है, उसको हम लोग एक एरिया को हाइपोथैलेमस कहते हैं, तो वहाँ से ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। पिट्यूटरी मतलब जो मुख्य ग्रंथि होती है जो पूरे बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और वो अल्टीमेटली इन हार्मोन के साथ में लिंक करती है कई तरीके के जो केमिकल्स, जैसे हमने बात करी साइटोकाइंस के बारे में, और ये अल्टीमेटली अगर इनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो ये बीमारी करने लगते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग ईस्ट्रोजन हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन, मतलब सामान्य भाषा में बताता हूँ कि जो हमारी ये गठिया वाली बीमारियाँ हैं, जो सूजन है, तो इनकी जो प्रोसेस है उसको ईस्ट्रोजन कभी कभी मॉड्यूलेट करता है, मतलब प्रभावित करता है या उस पर असर डालता है गंभीर तौर पे। जबकि जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन महिलाओं का, वो प्रोटेक्टिव होता है। तो अब अगर ये लेवल कभी गड़बड़ होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएट करने लगेगा, तो ये बीमारी बढ़ने लगेंगी। और इसी तरीके से हमारे और भी कई हार्मोन्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन दिया मैंने अभी बताया, कुछ और थोड़े बारे डिटेल में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जो हमारे इनको हम लोग कहते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन का मतलब हमारे जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, हमारा जो पूरा जननांगों का सिस्टम है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको मैनेज करने वाले ये सारे हार्मोन हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल के, टेस्टोस्टेरोन मेल के। तो ये जो सारे हैं वो हम बात कर ही चुके हैं कि ये हमारी इस सारी बीमारियों को बढ़ाते जाते हैं। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये एक बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, और ये इसीलिए इसको प्रो इन्फ्लामेटरी भी हम लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई ये सूजन को बढ़ाने वाली हार्मोन हो सकती है।
जबकि जो पुरुषों के हार्मोन है एंड्रोजन या महिलाओं के हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एक छोटा हार्मोन होता है, वो बेसिकली इसके अपोजिट काम करता है। और इसीलिए यही कारण है कि पुरुषों में ये बीमारी कम होने की रिस्क रहती है, महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा भी होती है और गंभीर भी हो सकती है। तो जो पुरुषों का हार्मोन है वो एक तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रोटेक्शन दे रहा है कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि कंप्लीट है लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन दे रहा है, जबकि महिलाओं का हार्मोन है वो रिस्क को बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन टाइम है जब ये सिचुएशन बदल जाती है। जैसे कि अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो एक ऐसी स्टेज है जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी उस टाइम हाई होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होता है। और उस टाइम पे ये बीमारी जितनी भी होती हैं, अगर आप में से किसी ने ये अनुभव किया हो तो आप पाएंगे कि ये बीमारी उस टाइम पे उनकी गंभीरता कम हो जाती है, उनकी सीवियरिटी कम हो जाती है, सूजन भी कम हो जाती है और दवाइयों की आवश्यकता भी कम हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी पूरी होती है, जैसे ही बच्चा हो गया और वो पोस्टपार्टम पीरियड हम लोग कहते हैं कि भाई जो पीरियड वो ख़त्म हो गया और अब नॉर्मल फेज में आ गई है महिला, बच्चा हो गया है, उस टाइम पे ये सारे हार्मोन वापस से बदल गए तो लेवल बहुत तेज़ी से रिस्क बढ़ जाती है। तो इनफैक्ट जो प्रोटेक्शन अभी 8-9 महीने के लिए हमको मिला था वो प्रोटेक्शन तो ख़त्म हो गया और लेवल बदल गया। तो कुल मिला के इनका जो फ्लक्चुएशन का लेवल है, हार्मोन के जो बदलाव है इन दोनों में, जो एक बड़ा स्मूथ बैलेंस बना रहता है, वो जैसे ही गड़बड़ होने लगता है तो ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं और इनकी गंभीरता भी बढ़ जाती है। इसी तरह मीनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि रजोनिवृत्ति के समय पे भी चूँकि हार्मोन का लेवल एक साथ ही बदल जाता है तो तब भी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। पुरुषों के हार्मोन जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली इस पर्टिकुलर बीमारी में प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये कई तरीके के जो कोशिकाएं होती हैं जो इस पूरी प्रोसेस या इम्यूनिटी के लिए या इस पूरी सूजन के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन सबको ये रोकती है या दबाती है। तो इसकी वजह से ये बीमारी को हम लोग ये हार्मोन बढ़ने नहीं देता और इसीलिए पुरुषों में ये कम होता है। लेकिन कई पुरुष ऐसे देखे होंगे भाई कि उनके भी हार्मोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो सर्टेन लेवल से कम हो जाता है, जैसे बहुत सारे में आपने देखा होगा दाढ़ी मूछ नहीं आ रहे हैं या दाढ़ी मूछ कम आ रहे हैं, या पहले ठीक था लेकिन बाद में कोई बीमारी की वजह से या सर्जरी की वजह से या कोई चोट लग गई या उनकी मम्स वगैरह की बीमारी हो जाती है, तो उनकी अगर टेस्टिस में सूजन आ जाती है या टेस्टिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर हार्मोन का लेवल उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो वो रिस्क वापस बढ़ जाती है। तो जो प्रोटेक्शन था मेल्स में वो कम हो गया और ये बीमारी वापस बढ़ सकती है। लेकिन हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इन हार्मोन के प्रभाव और इन बीमारियों का प्रभाव कभी कभी दोनों मिलजुल के सिम्टम्स एक जैसे देने लगते हैं, जैसे कि थकावट रहना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, है ना, हमेशा थका थका महसूस होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, मसल की वीकनेस हो जाना, कभी कभी वेट गेन की टेंडेंसीज, वजन बढ़ने लग जाता है, और जो पति पत्नी के आपसी संबंध हैं उनमें रुचि नहीं लेना, उसमें अरुचि आ जाना वैवाहिक संबंधों में। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो हार्मोन की प्रॉब्लम की भी होती हैं, इस बीमारी की प्रॉब्लम की भी होती है और इन दोनों को मिलकर भी होती है। तो अगर आप में से कोई भी इस तरीके की समस्याओं से कभी जूझ रहा हो तो अपने डॉक्टर्स को आप ज़रूर बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये नहीं समझना है कि चलो ये बीमारी है इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन कभी कभी हार्मोन की प्रॉब्लम भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है और अगर हम उस हार्मोन की कमी का इलाज करते हैं तो ये प्रॉब्लम को हम लोग सुधार सकते हैं। कुछ और हार्मोन होते हैं मेल के, जैसे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन की बात करी, इसी तरीके का एक और हार्मोन होता है DHEA, तो वो भी एक हार्मोन होता है जो प्रोटेक्शन देता है। तो कुल मिला के हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पुरुषों के हार्मोन हमको बचाव में मदद कर रहे हैं या बीमारी से थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जबकि महिलाओं वाले हार्मोन का अगर लेवल गड़बड़ होता है तो वो बीमारी को बढ़ाने की कोशिश करता है। और यही कारण था कि हमने अभी बात करी कि भाई जैसी प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और मीनोपॉज में भी ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, जबकि उनमें और प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन होता है जैसे कि जब हमारा पीरियड शुरू होता है महिलाओं का, तो जैसे पीरियड शुरू होगा तो वो शुरुआत के दिनों में, जैसे 28 दिन का लगभग पीरियड होता है, तो शुरुआत के 14 दिनों में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। जब उनके अंडाणु निकल जाता है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, जब वो माँ बनने के लिए भी एक उपयुक्त समय होता है, करीबन 14वें-15वें दिन के आसपास, तो उस टाइम पे ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। और अगर वो माँ बन जाती है, मान लो गर्भधारण हो जाता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है जो उसको होल्ड करता है। जो यूट्रस में हम लोग कहते हैं ना भाई बच्चा ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तो ये अगेन ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में ऐसा है जो बेसिकली इस सारी प्रोसेस जो हम लोग बात कर रहे हैं बीमारी की या सूजन की या इम्यूनिटी की, उसको सप्रेस करता है। और ये भी एक कारण है कि हम लोग प्रेगनेंसी में देख रहे थे कि भाई किस तरीके से ये
रिस्क को घटा देता है। एक और चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को दूध पिलाना। जो जितनी भी महिलाएं हैं, तो इस तरीके का कुछ डेटा मौजूद है कि अगर किसी ने लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाती है तो ये जो रिस्क है गठिया की वो कम हो सकती है। तो एक आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी दूध पिलाना बंद करो, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस तरीके का डेटा है कि अगर हम लोग लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाते हैं तो गठिया के रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है। हार्मोन्स की स्टोरी बहुत लंबी है, मैं बहुत ही शॉर्ट में टच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये शायद आपके लिए उतना उपयुक्त नहीं रहेगा। लेकिन एक और हार्मोन होता है मेलेटोनिन, जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है। हम लोग जब सोते हैं हमको बैठे बैठे झोंके आने लग जाते हैं, हमें पता लगता है यार अब रात को 11 बज गए या 10 बज गए या 9 बज गए। जब भी हम सोते हैं तो हमको जो नींद आने लगती है वो इस मेलेटोनिन हार्मोन का कमाल होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक अनुभव हो रहा होगा कि हार्मोन कितनी कमाल की चीज़ें, हर चीज़ में ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है ये भी लेवल होता है, ये भी कभी कभी इन बीमारियों के, अगर इसका लेवल गड़बड़ होता है तो बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और एक हार्मोन होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक जीवन रक्षक हार्मोन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। आप में से जो भी पढ़े लिखे हैं उन सब ने अपनी शुरुआती साइंस की किताबों में भी ये पढ़ा होगा कि हमारी एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स देती है कि अगर हमारे सामने कोई भी तनाव वाली स्थिति आ जाती है, मान लो कोई लड़ने के लिए आ गया या हमें कोई मारने के लिए आ गया या अचानक से गाड़ी सामने आ गई या इनफैक्ट कुत्ता ही पीछे भाग लिया, जो जयपुर में काफ़ी कॉमन है, तो आपको जो अचानक से घबराहट आती है या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको पसीने पसीने हो जाते हैं या आपको भागने का मन करता है कि भागो और या फिर लड़ो, तो वो जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स देता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन देता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का मतलब है स्ट्रेस से लड़ने वाला हार्मोन। और जितनी भी स्ट्रेस है, अगर हमारे अंदर कॉर्टिसोल नॉर्मल निकल रहा है तो आप उस स्ट्रेस को झेल पाओगे, शरीर झेल लेगा उसको। लेकिन अगर कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो गया तो आपकी स्ट्रेस से लड़ने की कैपेसिटी बड़ी कम हो जाएगी। और जिन लोगों में इस ग्रंथि की कमी हो जाती है या ख़राब हो जाती है और हार्मोन नहीं निकल रहा होता, और कई बार दुर्भाग्य से उनको पता भी नहीं चलता, तो वो लोग सडनली इस तरीके की कोई भी स्ट्रेस आती है, वो स्ट्रेस इस तरीके की हो सकती है, वो स्ट्रेस बीमारी से संबंधित भी हो सकती है, कभी बीमार हो गया, बुखार हो गया, उल्टी दस्त हो गया, सामान्य, उसमें भी उनके प्राण जा सकते हैं क्योंकि वो उनके पास वो प्रोटेक्शन का हार्मोन नहीं है। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस को कम करता है, और अगर ये लेवल गड़बड़ हो जाए तो अगेन वो बीमारियों के रिस्क, जो आज हम गठिया की बात कर रहे हैं, तो उसको भी ये रिस्क को बढ़ा सकता है। ये कुछ डिटेल डॉक्टर लेवल की बातें हैं जिनको हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि इन हार्मोन का जो हमारे जोड़ों की सूजन है, जैसे आप इन जोड़ों की बात करते हैं या और जोड़ों की बात करते हैं, मैं गठिया का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी जोड़ों की सूजन है उस सूजन के साथ में, जैसे आप कई बार लंबे टाइम तक बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आराधना जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं बहुत लेट आए आप, अब आपके जोड़ ख़राब कर लिए आपने, आप दवाई देने के लिए बहुत लेट हो गए, हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे अच्छा करने की। तो वो जो जोड़ खराब होते हैं उसमें भी इन हार्मोन का ही योगदान है कि वो जोड़ की जो खराबी है, जो सूजन की वजह से जो जोड़ खराब होने लगते हैं, उसमें भी वहाँ पर भी ये हार्मोन अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इंटरप्ले है जिसको अभी हम लोग बात कर चुके हैं, और ये महिला और पुरुषों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है कि ये बीमारियों को की जो तादाद है या जो प्रेवलेंस है या जो कॉमन होने के चांसेस हैं कि भाई ज़्यादा बीमारी कौन सी होगी, महिलाओं में होगी, पुरुषों में होगी, तो ये हार्मोन करते हैं। और इसीलिए जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स अगर हम कोई वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो महिलाओं में रिस्पॉन्स ज़्यादा तेज़ होता है, जबकि पुरुषों में वो रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है। तो ये सब भी इनका हार्मोन्स का ही डिफरेंस है। अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन इसका अल्टीमेटली एडवांटेज क्या? तो एक तो हम लोग समझ रहे हैं और इस तरीके की अब रिसर्च भी जारी है कि जो अभी हमारे पास में गठिया की दवाइयाँ हैं या इस तरीके की जो बीमारियों से लड़ने की जो दवाइयाँ हैं, उनमें अभी तक हार्मोन के रिप्लेसमेंट का रोल बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब रिसर्च ऐसी चल रही है कि अगर हार्मोन के लेवल इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतना रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अगर हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, अगर हम उस हार्मोन के गड़बड़ी को ख़त्म कर सकें, अगर कमी है तो उसको सप्लीमेंट कर दें, अगर अधिकता है तो उसको कम कर लें, तो इन बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी मदद मिल सकती है। तो काम की बात यह है कि इस तरीके की बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत इस तरीके की मेडिसिन भी आ रही हैं और बहुत नई नई चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, जिनसे ये आने वाले समय में हमको इन बीमारियों से लड़ने में और मदद मिलेगी। और जैसे कि अभी हम लोग इन बीमारियों पर तक सीमित हैं कि भाई इनकी सूजन को कम किया जाए या इनके दर्द को कम किया जाए, और बहुत बार हम लोग, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मिथोट्रेक्सेट की या स्टेरॉइड्स भी हम लोग बहुत बार देते हैं, तो उन चीज़ों की, तो ये बेसिकली जब भी दिए जाते हैं तो इनके बावजूद भी बीमारी पूरी तरीके से हम लोग कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं, या और अच्छा नहीं बहुत और अच्छा होने की उम्मीद अभी भी है या गुंजाइश बाकी रहती है। लेकिन अगर
ये चीज़ें डेवलप अगर आ जाती हैं, ट्रीटमेंट आ जाते हैं, तो अभी हम जितना अच्छा कर पा रहे हैं शायद उससे और अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। कुछ छोटी मोटी बातें कि हम लोग जो लंबे समय तक इन बीमारियों का ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स की पर्टिकुलरली हम लोग बात करें, तो कई मरीजों में स्टीरॉइड भी देने पड़ते हैं इन बीमारियों में, तो उनका हार्मोन पे क्या प्रभाव हो सकता है। तो जैसे अभी हम लोग कॉर्टिसोल की बात कर रहे थे, जो स्ट्रेस का हार्मोन की बात कर रहे थे, उसका लेवल कोई हमेशा के लिए सप्रेस कर सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में रहें। अपनी मर्जी से उन दवाइयों को अचानक से कभी भी बंद नहीं करें, क्योंकि वो अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो वो भी एक तरीके के हार्मोन ही हैं, जो स्टीरॉयड हार्मोन चल रहे हैं। कभी कभी इंजेक्शन के रूप में देते हैं, कभी कभी टैबलेट के रूप में देते हैं। तो उन दवाइयों को अचानक बंद नहीं करें, क्योंकि अभी जब हम बाहर से देते हैं तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे हार्मोन निकलने कम पड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर से आपको मिल रहा है सप्लाई। तो अगर आपने अचानक से बंद कर दिया तो एड्रिनल तो अभी आपकी काम नहीं कर रही है, और बाहर की सप्लाई आ रही थी वो आपने बंद कर दी, तो आप उस गंभीर रिस्क में जा सकते हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखने की बात यह है कि ना केवल हार्मोन बीमारी को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन बीमारी का जो इलाज है वो भी हार्मोन को प्रभावित उल्टे तरीके से कभी कभी करता है। तो कभी भी अपनी मर्जी से जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बंद नहीं करने की कोशिश करें, नहीं तो कभी आप गंभीर खतरे में इनफैक्ट आपकी जान को भी उसमें समस्या या खतरा हो सकता है। तो ये कभी भी गलती नहीं करनी है। और कई तरीके की जो मैं बात कर रहा था कि भाई हार्मोन ट्रीटमेंट की रिसर्च चल रही है, कि वो आने वाले समय में शायद हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे। कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारियां। तो थायराइड में कई तरह की बीमारियां होती है। कई बार थायराइड जरूरत से ज़्यादा काम करने लगती है, कई बार थायराइड जरूरत से कम काम करने लगती है। इनमें भी कई तरीके की समस्याएं, थकावट रहना, सुस्ती रहना, ये भी गठिया के साथ कॉमनली एसोसिएटेड होता है। तो वैसे आपके हमारे यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो हमारे डॉक्टर बहुत ही योग्य हैं और वो आपकी ये सब जांचें रेगुलरली कराते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी बाहर इलाज ले रहे हैं और आपने अभी तक नहीं कराया है, तो अपने डॉक्टर से भी आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अपने लेवल पे भी थायराइड की जांच सभी जगह उपलब्ध है तो वो भी करा लें, क्योंकि थायराइड की बीमारियां होने के इन बीमारियों के साथ में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। थायराइड की बीमारी भी एक हार्मोन की डिजीज़ है, और अगर वो है और अगर हम उसका इलाज कर देते हैं तो इस तरीके की समस्याओं को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, या उसके जो सिम्टम्स हैं, जो मरीज की प्रॉब्लम्स हैं, उनको काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लक्षण आपस में मिलते हैं। और इसीलिए हमको इन बीमारियों को भी ध्यान देना है कि इनके साथ में ये बीमारियां भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग मोटे तौर पे सारी बातें कर चुके हैं कि हार्मोन और इन बीमारियों का क्या आपस में रिलेशन है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके सवाल हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी उनका जवाब देने में। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू।